थर्ड चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं। ये सबसे पहले ये इसका प्रोसेस है, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस का जो टॉपिक था, ये 2-3 दफा मैंने पढ़ाया था। तो बच्चे कुछ आ जाते थे, कुछ दूसरे दिन नहीं होते थे, दोबारा फिर रिपीट करना पड़ता था। तो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के ये स्टेप्स भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, पार्ट्स भी आ सकता है कि पार्ट्स ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। तो सबसे पहला इसमें है फिजिबिलिटी स्टडी। पहला जो उसका पार्ट है वो फिजिबिलिटी स्टडी। डेटाबेस डिजाइन जारी बात है वो की जाती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रही होती है। तो ये उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है कि जो डेटाबेस रिक्वायर्ड डेटाबेस है वो क्यों बनाई जा रही है, उसके लिए उसकी जो आइडेंटिफिकेशन का जो सिलेक्शन का एरिया वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एक प्रोजेक्ट उसके लिए जब ये सब कुछ कर लिया जाएगा तो एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा और उसको कोई ना कोई प्रॉपर प्लानिंग दी जाएगी, वो प्रॉपर उसका टाइम फ्रेम होगा कि इस टाइम फ्रेम के तहत ये चीज की जाएगी। सबसे पहले तो ये होता है कि फिजिबिलिटी स्टडी से पहले एक प्रपोजल बनता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, एक प्रपोजल बनता है। उसके बाद जो किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में कोई जाता है, क्योंकि कोई भी इदारा कॉलेज में इतने एक्सपर्ट तो बैठे नहीं होते कि वो सारा ही काम ये खुद ही कर लें। उनको कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियन लेनी पड़ती है और उसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है। सबसे पहले बनेगा फिजिबिलिटी स्टडी, वो सारी जो भी चीजें पहले से मौजूद हैं वो देखी जाएगी, उसका एनालिसिस प्रॉपर होगा साथ साथ। और ये भी देखा जाएगा कि मार्केट में इस टाइम क्या कुछ चल रहा है, उसका एनालिसिस मार्केट के हिसाब से भी देखा जाएगा। जैसे अब लॉकडाउन की सिचुएशन थी, इसमें हर चीज बनाना वो भी बहुत मुश्किल था। पर्सनल हायर करना अपने बाकायदा कि वो कंपनी में वो आए, बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी। तो सारी वो चीजें साइड बाय साइड हो रही थी। अच्छा जी, कौन आया है? शामीन आई हैं। अस्सलाम वालेकुम शामीन, कैसी हैं आप? अब इंशाल्लाह ताला अगर 9 बजे का हमने टाइम रखा है ना, तो हम यही वाला टाइम रखेंगे और यही चीज चलती रहेगी ताकि 9 बजे सारे फ्री हो जाते हैं। कुछ थक तो नहीं जाते 9 बजे? नहीं मिस आप करो। अच्छा चलो ठीक है। और इसके लिए ये फिजिबिलिटी स्टडी है, ये एक डॉक्यूमेंट टाइप होती है, समझो। फिजिबिलिटी स्टडी एक मिस आप ना प्रॉपर। एक बार का ग्रुप में मैसेज करके बच्चों को खुद इन्फॉर्म करें अच्छा, नहीं मैंने कर ग्रुप में, जिन्होंने लेनी है फिर। हाँ ग्रुप में मैंने कर दिया मैसेज कि ये क्लास है, इस लिंक को कर लो। या लिंक भी नहीं करते तो जो इसका एक आईडी होता है ना, वो आईडी चेंज नहीं होता, ऑटोमेटिक आईडी नहीं मैं जी करूंगी, जो आईडी इसका होगा इनिशियल वही आईडी और पासवर्ड अगर वो करेंगे तो वो आराम से इसको कर लेंगे और लिंक भी डेली चेंज तो नहीं होगा। फिजिबिलिटी स्टडी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होती है जिसमें ये देखा जाता है, इंट्रोडक्शन प्रॉपर होता है, क्योंकि हमने अपने बीएस के जो प्रोजेक्ट है ना उसमें हमने पूरा का पूरा फिजिबिलिटी स्टडी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट बनाई थी। और वो डॉक्यूमेंट की किस्म की वो थी, उसके अंदर पूरी काफी पेजेस में मुश्किल थी। उसमें था कि पहले इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन के समरी और इंट्रोडक्शन के पहले से मौजूद क्या चीज है और जो हम बनाना चाह रहे हैं वो क्या है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन। फिर आगे था कि जो रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए, रिसोर्सेज में डेफिनेटली उसके पर्सनल भी कुछ चाहिए होंगे, कुछ उसके लिए हमें फंड भी उसके लिए चाहिए होगा, एलोकेट किया जाएगा कि ये प्रॉपर जो हमें फंक्शनैलिटी रिक्वायर है उसके लिए हम क्या कुछ हमें पैसा चाहिए। और अगर पहले से देखा जाएगा, पहले से जो सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है, पहले से क्या कोई डेटाबेस बनी है या कोई मैनुअल सिस्टम चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो उसको देखा जाएगा क्रिटिकली। उसके बाद से बेटा बेटा थोड़ा आस्था डिस्कशन करें, आवाज थोड़ी आस्था रखें। अच्छा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि जो पहले से सिस्टम मौजूद है उसमें हमें पर्सनल की जरूरत तो नहीं है, कि कितने लोग हैं जो इसमें काम करेंगे, कितने लोग उनकी हेल्प करेंगे,
और फंक्शन है, जो प्रॉपर फंक्शनैलिटी है वो क्या हमें रिक्वायर है। और हर चीज जो है वो डेटाबेस में नहीं डाली जाएगी। डेटाबेस में सिर्फ वही वाली डाटा डाला जाएगा जो कि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर है। क्योंकि डाटा तो बहुत सारा पड़ा होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे हमें नहीं चाहिए होते। फिर इसके लिए नेक्स्ट फेज इसका है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो रिक्वायरमेंट उसमें, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसमें क्लियर हो जाती है कि क्लाइंट इस टाइम क्या चाह रहा है। जिसमें कॉलेज की इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो पूरा पूरा बता दिया जाता है कि स्टूडेंट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, उसके रिजल्ट से, उसके सब्जेक्ट के, उस फैकल्टी के, वो पूरी जो है वो ज़रूरत है उसको उस बता दिया जाता है कि ये। और दूसरा ये है कि उसकी डेटाबेस की नीड क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, वो भी बिल्कुल क्लियर होता है। और डोमेन भी बकायदा होती है, और पूरी की पूरी उसकी जो रिस्ट्रिक्शन, उसका लिमिटेशन, बैरियर बता दिए जाते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। यानी डेटाबेस की एक्सेस वगैरह किस किस को होगी, हर पर्सन ने स्टूडेंट्स को की एक्सेस कहाँ तक होगी, स्टूडेंट सिर्फ अपने रिजल्ट तक उसकी एक्सेस होगी। जैसे आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का जो है वो देखा हुआ है कि उसमें जो स्टूडेंट है अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकता है, या वो अपना रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट जो है ना वो निकाल सकता है, उसके सॉफ्ट कॉपी फिर हार्ड कॉपी भी। इसके अलावा उसकी एक्सेस नहीं होती। जो सबके रोल जो है वो बता दी जाएंगे। एक्सेस जो होती है वो रोल होते हैं सर, कि जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसका रोल क्या है, जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है उसका रोल क्या है। सेकंड चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उनका जो रोल वो सही तरह से डिफाइन और क्लियर कर दिया जाता है। डेटाबेस की नीड को और पॉसिबल डोमेन के कहाँ कहाँ इसकी एक्सेस है, हर चीज की डेटाबेस नहीं बनेगी। प्रोजेक्ट को प्रॉपर प्लान किया जाता है, जो प्रॉपर एक शेड्यूल बनता है कि इस डेट से इस डेट तक ये एनालिसिस होगा, इस डेट से इस डेट तक, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी जो सबसे ऊपर है, कि इस डेट से इस डेट तक फिजिबिलिटी स्टडी बन जाएगी, उसकी बकायदा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो डेट होगी, 1 वीक लगे, 2 वीक, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा, उतने ज्यादा उसके लिए फंड इन एलोकेट होगा, उतने ज्यादा लोग उसके लिए पे काम करेंगे। तो जिस तरह से बहुत यहाँ, और दूसरी बात है, बहुत छोटी सी अगर वर्कर हैं, या एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, एक छोटा सा जिसका प्राइवेट अदारा है, उसके लिए डेटाबेस वो नहीं बनाएंगे। जब थाउजेंड्स हो गए स्टूडेंट्स या उससे ज्यादा हो गई, इस तरह से कोई भी, जिस तरह आपने देखा बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल सिस्टम है, पंजाब कॉलेज है, इसके अलावा बीकन हाउस के, वो इस तरह इनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो मेन इनकी ब्रांच के अंदर पूरी की पूरी चीज कंट्रोल हो रही होती है। वो बहुत ज्यादा होते हैं, उस वजह से उनकी डेटाबेस बना दी जाती है ताकि कोई भी मुल्क से बाहर बैठा हुआ है वो भी उसकी एक्सेस कर ले, उसको यूज कर ले। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में पूरा उसका प्लान बना लिया जाता है, पूरी एग्जैक्ट डेट, कि इस डेट से इस डेट तक ये चीज होगी। और सबसे ऊपर आपको पता है कि हर चीज, जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनकी प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग के हिसाब से ही हर स्टेप आगे चलते जाते हैं। तो टोटल कॉस्ट फैक्टर्स इसमें देखे जाएंगे कि कॉस्ट, जो फिजिबिलिटी स्टडी है उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर मजीद के रिक्वायरमेंट जब एनालिसिस उसका किया जाएगा, एनालाइज की जाएगी, उसके लिए क्या फंड होगा और क्या टाइम होगा वो भी निकाल दिया जाएगा। इस तरह से पूरी जो टीम है जो डेटाबेस को डिजाइन करने में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में इस्तेमाल हो रही है, उस टीम की सैलरीज और इवन के उसके बेनिफिट्स, के उसको पिक एंड ड्रॉप दी जा रही है, उसके जो है मैरिज के गिफ्ट्स और इंश्योरेंस वगैरह, जितनी बड़ी कंपनी होगी उससे ज्यादा, उतने ज्यादा उनके बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। इस तरह हार्डवेयर जो होगी, जो फिजिकल हार्डवेयर चाहिए वो कौन सी है, उसकी कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, वो सारे रिसोर्सेज जो है ना वो एलोकेट कर दिए जाएंगे, पूरी उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर ली जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है डाटा एनालिसिस, के डाटा को एनाल एनालाइज किया जाएगा, कि डाटा जो है वो उसको कैसे डिजाइन किया जाएगा, डेटाबेस डिजाइन के स्टेप्स कौन से हैं, और उसमें डाटा कैसे फ्लो करेगा। जिस तरह से
अगर वो किसी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगी स्टूडेंट की, जो भी न्यू स्टूडेंट आया है। उसके बाद फिर उसकी एनरोलमेंट होगी, फी वगैरह उसकी कलेक्ट होगी, पूरा उसके स्टेप्स बता दिए जाएंगे कि इस टाइम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाटा फ्लो होगा, कैसे इनपुट होगा और कहाँ आउटपुट कहाँ जाएगी। तो उसके लिए जब डाटा फ्लो डायग्राम्स की मैंने एग्जांपल बता दी थी कि डाटा कैसे फ्लो होगा। इस तरह डिसीजन टेबल बनते हैं, डाटा एनालिसिस के अंदर बनेंगे। वैसे हमारा इस सब्जेक्ट में इतना कंसर्न, लेकिन छोटी छोटी मैंने एग्जांपल दे दी थी कि डिसीजन टेबल क्या होगा। कि फर्ज करें कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 33 से कम है, तो उनको एफ ग्रेड मिलेगा, वो एक डिसीजन टेबल होगा। इस तरह फिर नेक्स्ट जो है वो डिसीजन ट्री है। ये सबसे ऊपर क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के आगे आगे कहाँ क्या क्या चीज जाती जाएगी, वो उसके पूरे स्टेप्स होंगे। जिस तरह ट्री होता है ना, इस तरह से रूट जो एक होती है ना, रूट ऊपर होती है। वैसे आप देखें तो दरख्त जो ट्री होता है, उसका रूट नीचे होता है। तो इसका जो हमारा जो कंसर्न है ना, वो इससे नहीं है कि डाटा फ्लो डायग्राम हम पढ़ें, क्योंकि उसके फिर आगे से बहुत सारे फेज हैं। एक जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, वो डिटेल वाली फिर डायग्राम है। तो नेक्स्ट है डाटा मॉडलिंग, कि डाटा को मॉडल हम कैसे करेंगे, और डाटा मॉडलिंग के मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। डाटा मॉडलिंग है वो एक प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि डाटा ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और एंटिटीज कौन सी हैं, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। वो डाटा मॉडलिंग कहलाता है, पूरा एक प्रोसेस। नेक्स्ट है कि डाटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट कौन कौन से है, जैसा कि एंटिटी बार बार कहा जाता है कि ये जिस चीज की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, या जिसके मतलब हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं, वो एंटिटीज कहलाएंगी, एंटिटीज या ऑब्जेक्ट। और डाटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसी चीज है जो कि सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें स्टूडेंट है, टीचर है, सब्जेक्ट है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। और ये आइडेंटिफाइबल भी होते हैं, जैसे एक टीचर, एक स्टूडेंट, एरोप्लेन, इस तरह से कोई इवेंट हो गया। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। और एट्रीब्यूट्स जो वो करेक्टरिस्टिक्स है एंटिटी की। और ये रेफरेंस भी है उसका कि एट्रीब्यूट्स, टीचर के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, टीचर। और जो जब हम डेटाबेस ईआरडी डायग्राम डिजाइन करेंगे, तो उसमें बिल्कुल जो गोल सी एक शेप होती है, बिल्कुल सर्कल नहीं, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, वो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। जैसे ये बुक है, बुक एंटिटी है, बुक स्टोर के साथ उसका रिलेशन है, बुक और बुक स्टोर ये दोनों एंटिटीज हैं। बुक स्टोर अलग है और बुक अलग है। इसमें टीचर जो है वो अगर एंटिटी है, तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, टीचर नेम, जेंडर, लास्ट डिग्री, अपॉइंटमेंट डेट, पे स्केल, नेशनैलिटी, टेलीफोन नंबर वगैरह। और ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिलेशनशिप जो है वो एंटिटी, यानी कि डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान उसके कनेक्शन और उनके रिलेशन को हम रिलेशनशिप कहेंगे। जिस तरह से वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है, इस तरह नन भी हो सकता है कि कोई नहीं है, नीला कोई है ही नहीं, रिलेशन उनका आपस में। डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिलेशन उनका है, कनेक्शन है एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ वेज में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल आपकी बुक में जैसे है कि बुक और बुक स्टोर का आपस में कनेक्शन है।
ये एक दूसरे के साथ दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट भी हैं, एंटिटीज भी हैं। कहीं पे इनको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, जब ऑब्जेक्ट डायग्राम बनेगी तो उनको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। अगर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनेगी तो हम इसको एंटिटी कहेंगे। इस तरह से इनका बेसिक कनेक्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट के दरमियान, सिंपल कनेक्शन है। अब रिलेशनशिप की एग्जांपल है मजीद। आयशा आपको सही नजर आ रहा है? जी स्टूडेंट, मुझे लगता है मैं ही कली रह गई हूँ, आयशा भी चली गई। जिस तरह से बुक और बुक स्टोर का आपस में रिलेशन है कि बुक की एट्रीब्यूट क्या है? ऑर्डर्स। बुक बुक स्टोर बुक को ऑर्डर करते हैं। इसमें बुक स्टोर है, बुक्स को डिस्प्ले करते हैं। बुक स्टोर है वो बुक्स सेल करते हैं। इसमें बुक स्टोर जो है वहाँ बुक रिटर्न्स होती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। Following are different possible and relevant relationships between them. Example है, a bookstore order books, a bookstore display books, a bookstore stocks books, a bookstore sells books, a bookstore return books. ये इम्पोर्टेंट नोट है, ये थोड़ा सा जहन में रख लें कि all relationships define relevant connections between both objects. ये जितने भी रिलेशनशिप हैं वो रेलेवेंट कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिफाइन करते हैं, और रिलेशनशिप्स हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ एक साइड पे नहीं होता, आपस में होता है। अस्सलाम वालेकुम तानिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी तानिया कैसी हैं? वेलकम। आज काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हुई है। अभी दो स्टूडेंट आए थे, चले गए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम मिस। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मुझे लगता है बच्चे थक गए हैं एकेडमी पढ़ पढ़ के या कॉलेज पढ़ पढ़ के, कुछ ऐसी सूरत हाल ही है ना। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र मैम मैं ठीक हूँ। अच्छा, सही सही। ये हम क्लास जो ले रहे हैं ना, मैं क्या चलो ये बच्चे हमारा थोड़ा आपस में रहे, बच्चे भी पढ़ते रहें, कोई मसला भी अगर कोई स्टडी में होता है तो वो यहाँ डिस्कस कर लिया जाए और उसको साथ साथ ही सॉल्व कर लिया जाए। यानी कि स्टडी, आपस में स्टडी जो कर रहे हैं वो वार्म अप ही रहे। तो अभी आपका मेरे ख्याल फर्स्ट चैप्टर ही कह रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी आयशा आई थी, एक और स्टूडेंट आई थी लेकिन वो चली गई। वो कहती है कॉलेज की क्लास है, कौन से सब्जेक्ट की है। तो मैंने कहा चलो आयशा बता देना सब बच्चों को, जो पढ़ना चाह रहा है वो ठीक है आ जाए। फर्स्ट चैप्टर मैम कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट किया कल। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, चलो वो हमने थर्ड किया था ना, तो आयशा कहती चलो थर्ड ही किया तो हम उसी को ही कर लेते हैं, आगे एक एक चैप्टर आगे चलते हैं। ठीक है मैम। तो सेकंड चैप्टर में कोई मसला तो नहीं है आपको? नो मैम इजी है वो भी। अच्छा सही, ठीक है, ये भी इजी है। इसमें ज़रा वो ज्यादातर है कि ये डिजाइन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं,
और एक ये है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो मैंने, पता नहीं आप क्लास में थी कि नहीं, मैंने एक दो दफा करवा दिया था इसको क्लास में, फिर भी हम इसकी एग्जाम्पल के साथ भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो आप भी देख लेना इसको। एक तो इसके अंदर डिजाइन पे जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है ना, इसको बहुत बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, बस जरा सिंपल सा बना लें, ताकि थोड़े से टाइम में जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और इसके मतलब क्वेश्चन आ जाता है अच्छा। ओके मैम। हाँ जी, इसमें ये है कि पीछे वाला तो मैंने पढ़ा दिया, एंटिटी एट्रीब्यूट्स और मजीद रिलेशनशिप उनका बुक के जरिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बुक जरा इसी इसमें क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं। बाकी मैं नोट्स आपको भिजवा दूंगी, मजीद भी कोई आपको जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। तो मैम मैंने आपसे पूछना था, अकेडमी में ना सर ने 7 चैप्टर से 8 चैप्टर से स्टार्ट करवाया प्रैक्टिकल। अच्छा, वो कह हाँ रहे थे पहले प्रैक्टिकल करेंगे और बाद हाँ में हाँ, जो फर्स्ट चैप्टर है ना 7 वो पढ़ेंगे। तो अच्छा अच्छा, कॉलेज में फर्स्ट से स्टार्ट करवाया है, ये क्या इशू है? हाँ हाँ, ये पता है क्या मैं बताऊं, कभी भी एकेडमी और कॉलेज ये आपस में मिलते ही नहीं है। कॉलेज ने अपने रूटीन से चलना होता है, एकेडमी वालों ने उन चीजों को कवर करवाना होता है जो कि प्रैक्टिकल ज्यादा होती हैं। और बाद में ये मसला होता है ना कि फिर टाइम नहीं रहता, ये अक्सर एकदम लॉकडाउन लग जाता है और वो मसला आ जाता है, और जो है वो कई चीजें रह जाती हैं। ये तो बाई चांस ऐसा हुआ ना कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को, मसलन ये जो पीछे बैच था, इसका उन्होंने प्रैक्टिकल ही नहीं किया, सिर्फ 3 पेपर लिए, और वो भी सिलेक्टिव कोर्स में से। लेकिन इस दफा उन्होंने कहा नहीं जी, हमने फुल कोर्स में से लेना है, तो फिर फुल कोर्स को ऐसे ही आपने करना है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है ना। उन्होंने 8 से स्टार्ट कर लिया, वो वहां से आपका क्लियर होता जाएगा, कोई बर्डन तो नहीं लग रहा पढ़ाई का। मैम बर्डन तो नहीं, लेकिन ऐसे ना डबल माइंडेड हो रहे, एकेडमी का हाँ अलहदा करे कॉलेज का अलहदा करे। हाँ, सही, ये वही है ना कि आप अगर क्या नाम है, बैचलर, एक बैचलर आप किसी और कॉलेज से कर रहे हैं और एक बैचलर आप प्राइवेट कर रहे हैं। होता है ना, कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो साथ साथ बीए कर रहे होते हैं, साथ साथ बीएड कर रहे होते हैं। तो बीएड का जी। बिल्कुल ही फर्क होता है और बीए बिल्कुल फर्क होता है। बस यही समझ लो अगर कि यही किसी कुछ हो एक रहा है। चीज की हाँ रूटीन लेना, अगर एकेडमी का याद करते तो टीचर डांटेंगे, और हाँ। अगर कॉलेज का याद करते तो सर डांटेंगे, तो ये एक मसला होता भी तो है। आप कहेंगे कि बस डांट ही रह गई मुकद्दर में। जी। चलो, कोई बात नहीं, वो हर चीज को ना एंजॉय करते हुए पढ़े, उसको बर्डन ना समझे। अभी तो बेटा, अभी तो बहुत बड़े बड़े, जब एमएस लेवल पे आपने जाना तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, उस वक्त तो आपको दिन रात का भी कुछ पता नहीं होना। खैर, उस वक्त आपकी एकेडमी छूट जाएगी, जी। फिर एकेडमी नहीं होगी ना, फिर वही चीज होगी। बस वो यही है ना कि अब एकेडमी वालों का अपना हिसाब है, कॉलेज वालों का अपना है। उन्होंने फर्स्ट से शुरू करना होता है, बस पढ़ाई देना पढ़ाई देना। और मजीद तो जी। इसी वजह से वो, मैं कह रही थी चले ये छोटी सी क्लास हम ले लिया करें, जो जूम पे तो 45 मिनट्स जी। की होनी है, इससे ज्यादा नहीं होनी। तो वो जो कॉन्सेप्ट जी। आपके ऐसे हैं वो साथ साथ कवर होते जाएं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में, ठीक। क्योंकि प्रैक्टिकल तो जरूरी है ना, वो भी उसमें साइंस एंड तो टीचर वगैरह की होते हैं। जी। हाँ, अकेडमी ने तो नहीं ना करनी, लेकिन वो आपका काम आसान कर रहे हैं कि आप जब उस लेवल तक पहुंचे तो आपके सारे प्रैक्टिकल हो गए। तो जो सी है ना, सी लैंग्वेज, बेसिक जी। लैंग्वेज है, जिसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये जी। बिल्कुल वो समझे स्टार्ट है, हम्म। स्टार्ट है लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग का स्टार्ट है। तो इसमें से प्रोग्राम आपको अक्सर ही आ जाते हैं जो लेकिन इम्पोर्टेंट। ये है ना कि मैम घर में कंप्यूटर अवेल नहीं है, ओहो, उधर प्रैक्टिकल करेंगे, घर जाके अच्छा, कुछ करेंगे खुद तो फिर ही समझ आएगी। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो फिर आप ये देख लें ना, फिर आप सोच लें, अगर आप ये कहते हैं तो हम प्रैक्टिकल कर लिया करेंगे। प्रैक्टिकल तो हम वो टर्बो सी वगैरह इस पे इंस्टॉल करके, तो वो आपके जी। सामने इधर कर लिया करेंगे, वो सी सिम। प्लस प्लस हाँ बिल्कुल वही। तो वो उसमें चल जाया करेगी और सामने ही पूरा उसका रिजल्ट आ जाया करेगा। तो आप मशवरा कर लें सब स्टूडेंट से, अगर वो कह रहे हैं तो सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं आयशा से ठीक है। कहूंगी वो ग्रुप में मैसेज कर देगी। हाँ, फिर मैं फिर वही वाली चीज कर दिया करूंगी ना इस पे,
और उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, जी नो प्रॉब्लम। ये तो मैंने आपसे वही, ये तो एक हम एक जो होती है ना, क्या कहते हैं, मेकअप क्लास तो बहुत ना बर्डन लगती है ना बच्चों को, क्योंकि वो, जी हाँ, वो एक अलग से उस वक्त जब क्लास कोई रह जाए ना, तो फिर एंड पे यही कुछ करते हैं जी टीचर के, जल्दी जल्दी कहते हैं हम मेकअप क्लासेस जी कर लेते हैं ताकि काम हमारा खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये सिलेबस वाला काम तो हम यहाँ नहीं कर रहे ना, कि ये हमारे ऊपर बर्डन। अभी हम थोड़े थोड़े आजाद हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो आप देख लें, अगर आपको लग रहा थैंक है यू तो हम मैम, सी आप लैंग्वेज, टाइम दे रही हैं हमें। हाँ, सी लैंग्वेज की हम प्रैक्टिस यहाँ कर लिया करेंगे, ठीक है। जी और इसके अलावा भी कोई बहुत प्रॉब्लम अगर हो, शुक्रिया। किसी टॉपिक में हो, तो उसको भी हम इसमें कर लेंगे हल, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो फिर आपने रेडी होके अब आना करना है कि हमने क्या काम करना है, और मुझे एक मैसेज पहले कर देना करना है, ठीक है। जी सही है। जी हाँ जी, तो फिर वही हम चीज कर लिया करेंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो सही है, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, अल्लाह आप भी हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस ये फिर मीटिंग को खत्म करते हैं, क्योंकि कोई और तो आया नहीं है, फिर हम आपस में बातें करते रहेंगे। तो उसके लिए तो हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, जी मैम। ठीक है ना। चलो, अपना बहुत ख्याल जी रखना, जी और बिल्कुल बर्डन नहीं समझना, खुश खुश होके काम करना, सही है ना। जी बिल्कुल। चलो सही जी है जी, मैम। ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चलें जी, मीटिंग एंड होने के करीब करीब है, इसको हम एंड करते हैं, इसी टॉपिक को। अच्छा, मीटिंग तकरीबन हमारी एंड होने वाली है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, आप सब अपना ख्याल रखें।